बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं बहुत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बि ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या प्रोटीन्स। फिर उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली जेनेटिक कोड और इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि एक वरासती मादे के तौर पे डीएनए काम करता है या नहीं। यानी कि ये वो वाला मटेरियल है कि जो मुझे अपने ग्रेट फादर से और अपनी ग्रेट मदर से वरासत में मिला है। मेरा वजूद इन दो हस्तियों की वजह से ही इस दुनिया में मौजूद है। देखना ये था कि ये वजूद मुझे किस फॉर्म में हासिल हुआ, तो आंसर है क्रोमोसोम की फॉर्म में। यू नो वेरी वेल कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज प्रोटीन, अदर वन इज कॉल्ड एज अ डीएनए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं तो उसमें 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अगर मैं डीएनए की बात करता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लुकिंग एट द डाइवर्सिटी, लुकिंग एट द कैरेक्टर्स, लुकिंग एट द वेरिएशंस इन कैरेक्टर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल, आपकी हाइट हो सकती है, आपका वेट हो सकता है, आपका स्किन कलर हो सकता है, आपका स्किन टेक्सचर हो सकता है, आपका हेयर कलर हो सकता है, आपका हेयर लेंथ हो सकती है, आपकी हेयर टेक्सचर हो सकती है, हेयर बाइफर्केशन टाइम हो सकता है। तो आप किसी कैरेक्टर को देखें, उसके अंदर फर्दर आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें ये लगा कि शायद इतनी ज़्यादा डाइवर्स इंफॉर्मेशन के लिए हमें ज़्यादा डाइवर्स क्या चाहिए थे, बेसिस चाहिए थी। तो लिहाजा हम लोगों ने कंसीडर करना शुरू कर दिया कि शायद प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन हमारे बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए टू स्टैम्प ऑन द फैक्ट दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन्स। आए हम उनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। अब उसने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, जरा आपने बात को गौर से सुनना है। उसने सबसे पहले बैक्टीरिया सेलेक्ट किए। बैक्टीरिया थे जो कॉज करते थे निमोनिया, कहलाते थे न्यूमोकोकाई। तो जो न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया थे उनकी 2 टाइप्स थी। वन ऑफ देम वाज पैथोजेनिक। इसका क्या मतलब है कि ये डिजीज कॉज करते थे और अपने हॉस्ट को, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में माइस, उसे किल कर देते थे। जबकि इसी का एक और स्ट्रेन, इट वाज नॉन पैथोजेनिक। ये डिजीज तो कॉज करता था, थोड़ी बहुत सिम्टम अपीयर होते थे, लेकिन ऑर्गेनिज्म मरता नहीं था बल्कि जिंदा रहता था। तो हमने इसकी 2 कैटेगरीज बना दी, यानी कि पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। तो साइंटिस्ट ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स कि उन्होंने बैक्टीरिया लिए, कौन से, पैथोजेनिक, टेस्ट करने के लिए उसे माइस को लगाया। तो माइस को मर जाना चाहिए था और वो बेचारी माइस की डेथ हो गई। दूसरे वाले केस में उन्होंने नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिए, उसे फिर माइस को लगाया और उनकी तवक्को थी कि नहीं मरेगी माइस, तो ये वाली माइस जिंदा ही रही। वेरी लीनियर रिलेशन, कोई मसला नहीं था, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने एक एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली एक मूव की, एक यू कैन से एक्सपेरिमेंट और वे में परफॉर्म किया। वो क्या था कि उन्होंने इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हीट किल किया। जाहिर है आपको पता है कि जो हीट होती है वो डिफरेंट किस्म से एंजाइम्स को डीनेचर कर देती है। तो अगर एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, और मरा हुआ ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज नहीं करना चाहिए थी उसको। तो ऐसा ही किया हम लोगों ने इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हीट किल किया और उसे माइस में लगाया, और हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक ये वाली माइस लिविंग रही। अगेन नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी नो द मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ द एंजाइम्स। तो ये भी कोई मुश्किल सी बात नहीं थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक और किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने हीट किल्ड मीन्स ये वाले बैक्टीरिया एक सिरिंज में भरे, और उसी सिरिंज में ये वाले नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी भर लिए। इन दोनों का मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बनाने के बाद माइस को लगा लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअली इस बैक्टीरिया से भी माइस लिविंग रही थी और इस बैक्टीरिया से भी माइस लिविंग रही थी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि जब मैंने इन दोनों का मिक्सचर लगाया तो आफ्टर सम टाइम माइस की डेथ हो गई।
क्या वाकई ये डेथ अजीब सी नहीं थी, क्योंकि इंडिविजुअली इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से माइस लिविंग रही थी। क्या हुआ, तो हमें पता ये चला कि बेसिकली इस पर्टिकुलर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने डीएनए के पीसेस लिए, कहाँ से, हीट किल्ड बैक्टीरिया से, क्योंकि वो डिजीज तो कॉज कर नहीं सकता था। तो इस पर्टिकुलर होस्ट के सेल्स ने उसकी लाइसिस कर दी, उसे फाड़ दिया और उसका डीएनए एक्सपोज हो गया। उस पर्टिकुलर डीएनए के पीसेस को इनोकुलेट कर लिया, शामिल कर लिया इस नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने अपने जीनोम के अंदर, जिसके रिजल्ट में ये एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, राइट। इस तरीके से ये वाला पैथोजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से इस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर डेथ का इससे क्या रिलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया में तब्दील हो सकता था। इस प्रोसेस को हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। क्या हमारी यह कहानी है, या इसको हम किसी और वे में साबित कर सकते हैं? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एवरे मैक्लॉड और मैककार्टी, इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और बहरहाल इवेंचुअली उन्हें ये बात पता चली कि जो विरुलेंस है, पैथोजेनेसिटी है, ये किसी भी बैक्टीरियम के ऊपर प्रेजेंट कोट की वजह से होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा जहरीला होता है, वो ज़्यादा डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर ये वाला कोट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वाला बैक्टीरियम डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही बात उन्होंने फाइंड भी की कि बेसिकली जो कोट बनाने की एबिलिटी है वो डीएनए के पास थी। तो जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट बनाने वाला जीन या डीएनए प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब ये वाले मिक्सर को हमने लगाया तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का डीएनए ऑब्टेन कर लिया किसने, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने, जिसके रिजल्ट में वो तब्दील हो गया इनटू अ पैथोजेनिक और विरुलेंट बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमने कंफर्म कर दिया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो एक्सपेरिमेंट था, इट वॉज कैरिड आउट बाय एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज की जंग करवाई। यू नो वेरी वेल बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा वायरस है जो हमेशा बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर आके अटैक करता है, राइट। लुक एट दिस, ये पढ़ लिखे बच्चे हैं आप लोग। ये अगर मेरे पास एक बैक्टीरियम है तो इसकी बॉडी के ऊपर आके ये वाला बैक्टीरियोफेज अटैक करता है। आपको पता है कि बैक्टीरिया की जो वायरस की बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हम बात कर रहे हैं कोट की, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और आपको ये वाली बात भी पता है कि इस प्रोटीन कोट के अंदर या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने इन दोनों को डिफरेंट या स्पेसिफिक किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ प्रीपेयर किया। यानी कि उन्होंने वायरस की एक ऐसी टाइप बनाई जिसमें कोट रेडियो एक्टिव सल्फर वाला था, और फिर वायरस की एक और टाइप बनाई जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला था, राइट। हम लोग इन पर्टिकुलर डिफरेंशियल यू कैन से एलिमेंट्स की प्रेजेंस को फाइंड कर सकते हैं बाय मींस ऑफ सम फोटोग्राफिक फिल्म। तो जब उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं कैरी आउट किया और उसके बाद उसकी फोटोग्राफिक फिल्म पे इंप्रेशन लिए, तो उन्हें ये पता चला कि बेसिकली डीएनए ऑलवेज इंजेक्ट इटसेल्फ इनटू द बैक्टीरियल बॉडी। डीएनए इंजेक्ट होता है, while this particular protein coat it is always left out। तो अगर ये प्रोटीन इतनी अहम होती तो ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाती। चूंकि ये प्रोटीन कोट हमेशा बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर ही रखा गया तो डेफिनेटली इसकी सिग्निफिकेंस नहीं थी,
इंपॉर्टेंस उस मॉलिक्यूल की थी जो बैक्टीरिया की बॉडी में गया। फिर इंपॉर्टेंट बात अगली स्टूडेंट्स ये है कि उस पर्टिकुलर डीएनए से नॉट ओनली डीएनए बना बल्कि उस पर्टिकुलर डीएनए से प्रोटीन कोड्स भी बने। तो साबित हुआ कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है जो अपने आप की कॉपी भी कर सकता है और अपने वजूद से नई किस्म के मॉलिक्यूल भी बनवा सकता है। तो इस तरीके से एक ज्यादा एथेंटिक एक्सपेरिमेंट यू कैन से हम लोगों ने किया, जिससे पता चला कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज डीएनए अ डाटा बैंक। जैसे मैंने आपसे बोर्ड 1 के अंदर ये वाली बात कही थी कि हमारा डीएनए हमारी सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। इट इज समथिंग लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसे हर बंदे का शक्ल डिफरेंट है, इस तरीके से हर बंदे के फिंगरप्रिंट भी डिफरेंट है और इस तरीके से हर बंदे का डीएनए भी डिफरेंट होता है। इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर आईज, रिगार्डिंग योर नोज, रिगार्डिंग योर लिप्स, रिगार्डिंग योर ईयर्स, regarding your hairs, regarding your height, regarding your mass, regarding your size of the heart, regarding about the working or efficiency of your kidneys, regarding your muscle strength, regarding your bone strength। यानी कि आपकी बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस डीएनए के अंदर ही कोडेड है, राइट। और आपको पता है, कोई नई बात अगले नहीं है, आपने भी डिटेल से टॉपिक पढ़ा है कि इस पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को लिखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ 4 लफ्ज़ों का सहारा लिया है। इंग्लिश की तरह से ए से लेकर जेड तक 26 अल्फ़ाबेट का सहारा नहीं लिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर इस्तेमाल किए हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो एट जीसी, यू नो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, आपको पता है कि ए हमेशा टी से डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड करता है और जी हमेशा सी से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू बाइंड करता है। इस पर्टिकुलर डीएनए को हम किसी एक्सप्रेशन में, किसी शक्ल में कैसे ढालते हैं? ये डीएनए तो एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इट इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोवाइडेड यू आर मेंटली प्रेजेंट इन द लेक्चर। आप अगर ज़हनी तौर पे प्रेजेंट हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो ज़ाहिर है ये डिफिकल्ट सी बात होगी आप लोगों के लिए। सो आई विश कि आप ज़हनी तौर पे यहाँ मौजूद हों। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि डीएनए छोटे छोटे पीसेस के मिलने से बना हुआ है। उन छोटे छोटे पीसेस को हम नाम देते हैं जीन्स का। डीएनए कैन बी डिवाइडेड इनटू जीन्स और जीन्स कैन कंबाइन टुगेदर टू मेक अ इमेंसली लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए। डीएनए यू नो वेरी वेल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता, लेकिन न्यूक्लियस की एक्टिविटीज कहां परफॉर्म होती हैं? जाहिर है सेल से बाहर। आपको पता है कि राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो मैं प्रोटीन बना के देता है, जो मेरा वजूद बनवाता है, जो मेरे बाल बनाता है, मेरे नेल्स बनवाता है। मेरी बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, वो राइबोसोम बनाएगा। मेरी बॉडी में जितनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो कौन बनाएगा? राइबोसोम। तो इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस while the factories or manufacturer of the substance means proteins, they are lying outside the nucleus inside the cytoplasm। तो फिर क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि अगर हम डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें एक कॉपी बना लेनी चाहिए और उस कॉपी को मैसेज के तौर पे बाहर भेजना चाहिए साइटोप्लाज्म में, ताकि उसको देख के रिस्पेक्टिव और स्पेशल टाइप की प्रोटीन बन सकती हो। तो नेचर ने क्या किया कि नेचर ने डीएनए की एक कॉपी बनाई। वो जो नेचर ने कॉपी बनाई है डीएनए की, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए। तो जब आप लोग डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी करते हो तो ये प्रोसेस कहलाता है स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में मैं दोबारा बोल रहा हूं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये जो मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन है, इसके रिजल्ट में 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए,
other one is called as transfer RNA, and last one is called as ribosomal RNA. राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलके राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या बनाता है? इट इज गोइंग टू मेक राइबोसोम्स. तो इससे राइबोसोम्स बन जाते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन्स हैं. तो सबसे पहला काम ये था कि प्रोटीन बनाने वाली मशीन को बनाया जाए. फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आ जाता है मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए सीधे का सीधा किसके पास आएगा? राइबोसोम के पास. तो राइबोसोम के ऊपर आके अटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर का मतलब क्या होता है? पैगाम रसां, पैगाम लेकर आने वाला. तो पैगाम भेजने वाला कौन है? डीएनए. और पैगाम लेके आने वाला कौन है? मैसेंजर आरएनए. पैगाम किसके पास आएगा? राइबोसोम के पास. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. और इस राइबोसोम के अंदर जो पैगाम इस मैसेंजर आरएनए में जो पैगाम है वो हमेशा स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना होता है. इसमें कभी चेंज नहीं आनी चाहिए. उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें जो तरतीब है वो स्पेशल होनी चाहिए. और फिर उसके बाद यह कि नंबर भी हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं EAT, और या मैंने वर्ड लिखा है TEA, या मैंने वर्ड लिखा है ATE, ऑल्दो ये तीनों सेम अल्फाबेट्स हैं लेकिन इन तीनों का मफहूम डिफरेंट है. तो इसलिए हमने बोला है कि जो तरतीब है वो भी सेम होनी चाहिए. एक बात. दूसरा जो उनकी टाइप है, यानी कि अगर ये 3 वर्ड्स हैं A, T और E, तो हमेशा यही होने चाहिए, इसमें चेंज नहीं होनी चाहिए. फिर इनका नंबर हमेशा सेम होना चाहिए. यानी कि अगर आप लोगों के पास एक प्रोटीन छोटी है तो जाहिर है उसमें इनका नंबर कम होगा, और एक प्रोटीन बड़ी है तो उसमें उसका नंबर ज्यादा होगा. और जितना होना चाहिए ना उससे एक कम और ना ही उससे एक ज्यादा होना चाहिए. तो नेचर ने क्या किया है? नेचर ने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक कोड की फॉर्म में रखा है, एंड दैट वेरी कोड इज ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. और उस पर्टिकुलर कोड को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स. क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? जेनेटिक कोड. क्या नाम देते हैं? जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है? लुक एट दिस वेरी टेबल. आपको नजर आ रहा है कि यहां पे 3 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल GCC, फॉर एग्जाम्पल GCU, फॉर एग्जाम्पल UGC, फॉर एग्जाम्पल CGU, फॉर एग्जाम्पल CCU. तो डिफरेंट किस्म के कोड्स हैं जो आपस में मिल गए हैं. इनके मिलने से मेरे पास 64 जेनेटिक कोड्स बन गए हैं. यही 64 जेनेटिक कोड्स हमेशा किसी न किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कॉल करवाते हैं. यानी कि हर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कॉल करने के लिए एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड जनरेट होता है या लिखा जाता है. किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए के ऊपर. कौन लिखवाता है? जाहिर डीएनए. उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को देखते हुए हमारा ट्रांसफर आरएनए हमारे राइबोसोम को लाके देता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. और फिर जब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो क्या बन जाती है? एक पॉलीपेप्टाइड. और पॉलीपेप्टाइड आपस में क्या बना लेती हैं? प्रोटीन्स. तो ये हुआ मेरे पास एक सारे का सारा सीक्वेंस. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो इस पर्टिकुलर चीज को, यानी कि जिसमें डीएनए की डीएनए से कॉपी होती है, डीएनए की आरएनए से कॉपी हो जाती है, आरएनए को देख के फिर हम लोग प्रोटीन को आपस में कैसे अरेंज करते हैं, अमाइनो एसिड को अरेंज करते हैं और प्रोटीन बना लेते हैं. ये सारी की सारी चीज क्या कहलाती है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ द यूनिवर्स. दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि वो डीएनए से आरएनए बनवाता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है. इफ देयर इज एन एरर इन द डीएनए, it will be conveyed to RNA, and if there is an error in RNA stage, it will be conveyed to, of course, differential or abnormal codons. और ये जो मेरे पास abnormal codons है वो eventually क्या करेंगे? वो eventually abnormal protein बनवाएंगे. तो सही प्रोटीन बनने के लिए सही RNA का बनना जरूरी है, और सही RNA के बनने के लिए सही DNA का होना जरूरी है.
राइट। अब हम डिस्कस करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो आपके इस चैप्टर के आखिर में दी गई। ऑल इंफॉर्मेशन इन द ह्यूमन डीएनए, आपके एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, इनके टोटल सेल में जितना डीएनए है उसकी जितनी इंफॉर्मेशन अगर मैं उसे लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि मैं 900 किताबें लिखूंगा। 900 किताबें। हम एक डीएनए के हम एक सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए की बात कर रहे हैं कि उससे मैं 900 किताबें लिख सकता हूं, और वो 900 किताबें अगर आप देखें तो उसमें से हर किताब 500 पेजेस पे मुश्तमिल है, राइट। तो इतनी बड़ी इमेंसली लार्ज इंफॉर्मेशन नेचर ने माइक्रो यू कैन से मिल स्पेस में फिक्स की है या एंकर कर दी है या स्टोर कर दी है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को इतनी छोटी सी जगह पे पैक कर देना और फिर जरूरत पड़ने पे उसमें से किसी स्पेसिफिक चीज को अनफोल्ड करना और फिर उसको हर सेल में कॉपी करवाना, रियली रियली इट इज द रियल मार्वल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आपकी बुक पे अगले पेज पे डिफरेंट टाइप्स के मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का जिक्र है, उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपको ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह इस काबिल करेगा कि आप वाइटल मार्क्स स्कोर करें और मेडिकल कॉलेज में अपनी पोजीशंस को यू कैन से इंश्योर करें। आई विश कि आप बहुत से डॉक्टर बने और हमेशा बोलता हूँ इंसानियत का फ़ायदा कर सकें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।